नमस्कार मित्रों। जून 2026 का जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट की तरफ से, उसकी आंसर की कल जारी की है। चैलेंज करने के लिए कहा है कि जिन भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न गलत है, तो वो प्रमाण के साथ में 18 अगस्त तक चैलेंज कर सकते हैं। तो मैंने भी पेपर देखा, फर्स्ट पेपर भी और स्पेसिफिक योगा वाला पेपर भी। तो जो प्रश्न मुझे उसमें गलत लगे या विचारणीय लगे, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और फिर भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न मेरी दृष्टि से छूट गए हों, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। और जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ, उसके अतिरिक्त भी यदि किसी को कोई लगता है कि इस पर भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से, जिससे दूसरे विद्यार्थियों को लाभ हो और वो भी उस पर आपत्ति दर्ज करा सके। तो मजबूत हो जाएगा, जिससे यूजीसी उस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो एक प्रश्न ये है, काफी विवादित प्रश्न है कि फर्मवेयर क्या है ये? फर्मवेयर की यदि प्रॉपर डेफिनेशन की जाए, तो वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। ऐसा आप अनेक साइटेशन में आपको मिल जाएगा, अनेक पुस्तकों में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आपको इग्नू की बुक्स आदि के भी प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन यूजीसी ने जो स्वीकार किया है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एक मानसिकता के आधार पे कि मेन तो वो सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो बर्न किया जाता है आपका एक चिप के ऊपर, तो इस कारण से उसको हार्डवेयर के साथ रिलेट करके कॉम्बिनेशन उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन सॉफ्टवेयर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ज्यादातर जो डेफिनेशंस दी गई हैं आपकी बुक्स के अंदर, तो उसमें सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ही डेफिनेशन दी जाती है। तो या तो फिर दोनों ही ऑप्शन स्वीकार किए जाएं यूजीसी की तरफ से, फर्स्ट ऑप्शन भी और थर्ड ऑप्शन भी। तो सही सही प्रमाणों के साथ में आप सभी इस पर जरूर आपत्ति दर्ज कराइएगा कि फर्मवेयर को सॉफ्टवेयर भी स्वीकार किया जाए, और जो उन्होंने थर्ड स्वीकार किया है, अभी जो आंसर की जारी की है, वो भी ठीक किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, ये वेस्टर्न लॉजिक से है। स्क्वेयर ऑफ अपोजिशन जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है, उसको बेस बना के ये क्वेश्चन दिया गया है। इफ द स्टेटमेंट सम एनिमल्स आर बर्ड्स, ये आई टाइप की स्टेटमेंट है, ये हमने पढ़ा ही है। इज गिवन ट्रू, इसको यदि हम ट्रू माने, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी है जिसको इन्फर टू बी फॉल्स, जिसको इन्फर मतलब फॉल्स कहा जा सकता है? तो स्क्वेयर ऑफ पोजीशन के सिद्धांत के आधार पर, अगर आई आपकी ट्रू है, तो ये स्क्वेयर ऑफ पोजीशन था। ये स्टेटमेंट थी ए, ई, आई एंड ओ। तो इन्होंने कहा है कि हम आई जो स्टेटमेंट है, इसको ट्रू मान के चले, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन से हमें पता है कि जो ई होगी वो फॉल्स होगी। लेकिन अदर जो स्टेटमेंट है, जैसे ओ है, तो हम सब अल्टरनेशन से ओ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रूनेस है वो डाउनवर्ड चलती है, फॉल्सिटी अपवर्ड चलती है। तो ई के फॉल्स होने से हम ओ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो ये अनडिटरमाइन हो जाएगी। और ऐसे ही ए भी अनडिटरमाइन हो जाएगी। कॉन्ट्रेरी संबंध से भी इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस आधार पर अगर आई ट्रू है, तो हम एक ही स्टेटमेंट को कह सकते हैं वो फॉल्स होगी, वो है ई टाइप की स्टेटमेंट। मीन्स आपका बी, नो एनिमल्स आर बर्ड्स। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, वैसे तो ऑप्शन नहीं दिया था, कि स्केयर ऑफ पोजीशन में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, उनका सीक्वेंस नहीं बदलता है। जैसे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, तो ये इसी सीक्वेंस में रहते हैं। कि जैसे कन्वर्जन होता है, उसमें जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है। ऐसा स्क्वेयर ऑफ पोजीशन में नहीं होता, क्योंकि इसी तरह का एक वर्ड लाइन ये भी लिख रखी है, नो बर्ड्स आर एनिमल्स। और क्वेश्चन कठिन हो जाता यदि ओनली डी भी लिख देते तो नो बर्ड्स आर एनिमल्स में बर्ड और एनिमल के सीक्वेंस को चेंज किया है, तो ये सही ना होकर आपका जो बी ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल गलत ए एंड डी स्वीकार किया है, जो मेरी समझ के आधार पे ठीक नहीं होना चाहिए। तो इस पर भी आपत्ति रखी जा सकती है कि ऑप्शन क्या चूज किया जाए आपका, टू, बी ओनली। अगला प्रश्न है कि एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में जो हेड ऑफ फैमिली था, वो क्या कहलाता था आपका? तो पितामह। पितामह जो होता है, उसे दादा को पितामह कहा जाता है, तो उसी को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ऋषि है, गुरु है या दीक्षा गुरु है, इनका
परिवार के संबंध में ऐसा कोई नहीं होता है। अगर कि ठीक है कि गुरु है वो शिष्य को पढ़ाता है, ऋषि है जो मंत्र दृष्टा है उसको ऋषि कहा जाता है, जिनसे हम दीक्षा ग्रहण करते हैं वो गुरु, लेकिन वो हेड ऑफ फैमिली नहीं है। हेड ऑफ फैमिली जो होंगे आपके, या वो पिता होता है या पिता के जो पिता है वो पितामह। तो गिवन ऑप्शन में फर्स्ट बेटर ऑप्शन है तो वही चूज होना चाहिए। तो उन्होंने शायद गुरु स्वीकार किया है जो कि ठीक नहीं है। फर्स्ट पेपर में मुझे इतने ही प्रश्न लगे जिन पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, और फर्स्ट पेपर का अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ कि स्तर कैसा था, तो मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगा। हार्ड क्वेश्चन बहुत ही कम थे, और बहुत कम ऐसा होता है कि जो हम पढ़ते हैं डायरेक्ट क्लासेस के अंदर या अपने नोट्स में जो कि कोचिंग क्लासेस चलती है उससे डायरेक्ट फैक्ट्स आ जाए। हाँ, इस बार भी ऐसा था कि कई सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फैक्ट की फॉर्म में थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका एलिमिनेशन बहुत इजी था, एक या दो के एलिमिनेट करने से हम जल्दी ही आंसर तक पहुंच पा रहे थे। और कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे जो कॉमन सेंस इजीली लगाया जा सकता है, जिसके लिए कोई पहले से टेक्निकल बेस की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये इजी टू मॉडरेट की फॉर्म में रहेगा। अब योग के प्रश्नों को हम देखते हैं तो योग के प्रश्नों में जहां जहां थोड़ी भी गलती मुझे लगी मैं उन सबको मेंशन करूंगा। तो हो सकता कि एनटीए वाले यूजीसी वाले उनको स्वीकार करें और विद्यार्थियों को लाभ हो जाए। तो मैं कुछ प्रमाण भी बताता रहूंगा कि कहाँ कहाँ पर उनके सोर्स आपको मिल जाएंगे। और प्रॉपर यदि विद्यार्थियों को यदि चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। तो मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूंगा एकेडमी का, आप सभी के पास होगा तो आप व्हाट्सएप से प्रमाण मांग सकते हैं। तो जो भी फोटोज इत्यादि है वो मैं सेंड कर दूंगा। तो प्रश्न है कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार गुणातीत है। तो जो स्वस्थ है वहां पे दिया हुआ है स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। तो ये ए ठीक है। जो मित्र एवं शत्रु को मानता है, तो मित्र शत्रु वर्ड यूज किया है मित्र और अरि, लेकिन मानता है नहीं, उनको सम मानता है, मतलब उनमें कोई भेद नहीं करता। तो इतना अंश इन्होंने गलत कर दिया कि समान मानने, समान जो शब्द था उसको छोड़ दिया, इसलिए पंक्ति सही नहीं है। जो इसमें कंफ्यूजन है वो सी और डी पे है। उन्होंने सी को स्वीकार किया कि जो सभी आरंभों के कर्तापन से रहित है। तो जो शब्द है जिसका ये अनुवाद किया है वो है सर्वारंभ त्यागी। सर्वारंभ त्यागी ये शब्द है जिसकी ये हिंदी व्याख्या इन्होंने की है। तो सर्व का तो सही है सभी, त्याग का भी अर्थ है। जो शंका है वो प्रॉपर आरंभ शब्द को लेके है। तो कोई हिंदी व्याख्या है या गीता प्रेस की जो हिंदी व्याख्या है उस आधार पे इन्होंने लिया कि उन्होंने शायद ऐसा लिखा आरंभ के कर्तापन से, उसी को उन्होंने सही मान के यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन भी गलत नहीं है। अब गीता प्रेस की जो व्याख्या की है वो एक हिंदी व्याख्याकार है, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक टीका गीता की मानी जाती है वो है आदि गुरु शंकराचार्य जी की। और वहां पे उन्होंने आरंभ का जो अर्थ किया है वो कर्म किया है। उस आधार पे सर्व कर्म त्यागी, और उन्होंने स्पष्ट लिखा भी है कि सभी कर्मों का त्याग करने वाला। वहां उनके जो शब्द है दृष्टा दृष्टार्थानि कर्माणि आरभ्यन्ते इति आरंभा, पहले आरंभ शब्द को डिफाइन किया कि दृष्ट मतलब इस जन्म के, और अदृष्ट मतलब आगे आने वाला जो जन्म है। तो उन सब जन्मों के और उन सब जन्मों के जो पदार्थ हैं उनके लिए किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों को आरंभ कहा गया। तो आरंभ को कर्म कहा उन्होंने। तो सर्वान आरंभान परित्यक्तुम शीलम स्येति सर्वारंभ परित्याग। और ऐसे सभी आरंभों को त्यागने का शील स्वभाव है जिनका, तो आरंभ को स्पष्ट उन्होंने किस अर्थ में रखा है, कर्म अर्थ में रखा है। तो ये पंक्ति भी बिल्कुल गलत नहीं है, जो सभी कर्मों से रहित है। और वो अलग बात है उनकी कि नहीं वो तो हिंदी वाली जो गीता प्रेस की बुक है उसको देख के यही सही मानेंगे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शंकराचार्य जी सबसे ज्यादा प्रमाण है, तो उनकी पंक्ति को भी उनको स्वीकार करना चाहिए। या फिर ऑप्शन ऐसा बेटर बनाए कि अब ऐसा बना दिया उन्होंने तो कि हिंदी वाला जो लगा ठीक वो ठीक कर दिया, अपनी मर्जी से फिर कोई ऑप्शन बना दिया तो वो भी तो ठीक है। और अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो शंकराचार्य जी ज्यादा प्रमाण है, तो ये आपका डी जो है वो ज्यादा बेटर है। तो आप लोग इस पे आपत्ति कर सकते हैं।
और आगे लिखा भी है, देह मात्र मात्र देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण सर्व कर्म परित्यागी, इसी का अर्थ लिखा उन्होंने, सर्व कर्म परित्यागी, सभी कर्मों का त्याग करने वाला। मुझे लगा बताना चाहिए, तो जिनको लगा कि गलत हुआ है तो वे कर सकते हैं। तो अब उनको क्या होगा कि दोनों ऑप्शन ठीक कर देंगे, ए सी डी भी कर सकते हैं, या फिर प्रश्न ही गलत कहा जा सकता है, क्योंकि बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है, और ए होगा, डी और ई। ए डी ई नहीं दिया है, केवल ए सी डी दिया है, तो इस आधार पर ये जो गिवन ऑप्शन है उस गिवन ऑप्शन में ये ठीक हो सकता है। और आपत्ति क्या कर सकते हैं कि विद्यार्थी क्या कहेगा कि हम कंफ्यूज थे, क्योंकि शंकराचार्य जी के आधार पर सभी कर्मों से रहित यही व्याख्या दी गई थी, कर्तापन वाला तो नहीं था, और वो व्याख्या के आधार पर जो ऑप्शन था हमें नहीं मिल पा रहा था, तो हम ऑप्शन चूज करने में कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए ठीक से आंसर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल किया जाए, ऐसी आपत्ति भी चाहे तो रख सकते हैं। इस प्रश्न में आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि इसका सोर्स नहीं मिल रहा है, तो मैंने चेक किया था बृहदारण्यकोपनिषद में, ये जो ऑप्शन उन्होंने स्वीकार किया है कि वाक पृथ्वी लोक है, प्राण द्युलोक है, मन अंतरिक्ष लोक है, ये सही है, तो इसमें कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न में जो आपत्ति है, यहाँ प्रश्न था कि रामचरितमानस में किसका पद रज कोमल सुनहरा अंजन है। तो वहां पे जो दोहा चौपाई दी गई है, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृक दोष विभंजन, तो वहां पे अंजन कहा गया है, तो वो गुरु के पद को कहा है, थर्ड ऑप्शन, उन्होंने भी ऑप्शन यही स्वीकार किया है। लेकिन जो आपत्ति है, रामायण का या रामचरितमानस का हमारे सिलेबस में अरण्य कांड लगा हुआ है, और ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा ये बाल कांड से है, तो सिलेबस से बाहर होने के कारण से इस प्रश्न को ड्रॉप किया जाना चाहिए। आगे भी एक तो क्वेश्चन और आएंगे जो सिलेबस से बाहर है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी रामायण का अध्ययन किया जाए, पूरी रामचरितमानस का अध्ययन किया जाए, जब स्पेसिफिक दे रखा है सिलेबस में कि रामायण से संबंधित कौन सा कांड हमें पढ़ना है, अरण्य कांड, तो अरण्य कांड से संबंधित प्रश्न पहले आते रहे हैं, तो उन्हीं का ही यहाँ पर पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये बाल कांड से जो प्रश्न पूछा गया है, ये सिलेबस से बाहर होने के कारण से इसको ड्रॉप किया जाना चाहिए। इस प्रश्न में जो गलती है वो मैचिंग के लिए कहा था, तो अंतिम जो अवस्था है निष्पत्ति अवस्था, वहां पे जो ध्वनि है वो वीणा की है, और यहाँ पे लिखा है वेणु, और वहां पे जो है वीणा, तो हो सकता है कि इस बात को स्वीकार करे, चांस तो कम ही है। यदि कोई आपत्ति डालना चाहे तो कह सकते हैं कि वहां पे दिए गए जो ऑप्शन थे वो सही नहीं थे, वहां वीणा है जो टेक्स्ट है आपका हठ प्रदीपिका का, और प्रश्न में वेणु शब्द लिखा था, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अगला प्रश्न, इस पे आपत्ति कर सकते हैं निश्चित रूप से कि कितने काल तक प्राण को धारण करने से बहिष्कृत धोती सिद्ध होती है। तो बहिष्कृत धोती घेरण संहिता में दी है, तो वहां पे अर्ध याम शब्द लिखा है, अर्धयाम तक। लेकिन इसमें गलती क्या है, याम और प्रहर ये दोनों सिनोनिम्स हैं, तो अर्धयाम का भी वही सेंस है, अर्ध प्रहर का भी वही सेंस है, तो ये बिल्कुल गलत है ऐसा कि भाई जो लिखा है वही ढूंढो, ये कोई बात नहीं है, सही सेंस नहीं है प्रश्न का। तो जिन्होंने अर्धयाम चूज किया है उसको भी सही माना जाना चाहिए, और जिन्होंने अर्ध प्रहर चूज किया उसको भी सही माना जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का अभिप्राय वही है, क्योंकि एक याम या एक प्रहर 3 घंटे का होता है, उसकी अर्ध मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा टाइम ये शब्द भी बता रहा है और 1.5 घंटा टाइम ये भी बता रहा है, तो दोनों ही सही स्वीकार किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न ये है जो सिलेबस से बाहर दिया है, श्वेताश्वतरोपनिषद का, तो थर्ड यूनिट है आपकी योग उपनिषद, जिसमें श्वेताश्वतरोपनिषद है, और उसमें स्पष्ट रूप से दो ही अध्याय लगे हुए हैं, दूसरा और छठा। पहले के प्रश्न भी इन्हीं से आते रहे, एक बार प्रश्न आपका 5वें से आया था, लेकिन उस समय किसी ने शायद चैलेंज नहीं किया, तो इन दो के अलावा बाकी सिलेबस में नहीं लगे हैं अध्याय। और ये जो प्रश्न है ये पहले अध्याय से है, पहले अध्याय के शुरुआत के किसी श्लोक के अंदर है, ये मंत्र के अंदर, सॉरी, तो ये भी सिलेबस से बाहर होने के कारण से ड्रॉप होना चाहिए, ऐसी आपत्ति रख सकते हैं। इस प्रश्न में भी गलती है, योग सूत्र का प्रश्न है ये, तो कुछ मैचिंग बिल्कुल सही है, जैसे श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम सही है, ततो द्वंद्वन विघात ये आसन का लाभ है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान ये क्रिया योग है। लेकिन प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राण से चित्त प्रसादन नहीं है,
चित्त प्रसादन तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, वो जो सूत्र है वो चित्त प्रसादन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए था, ये चित्त शुद्धि के 7 उपायों में से दूसरा उपाय है, तो यहाँ पे चित्त प्रसादन न लिख के चित्त शुद्धि लिखना चाहिए था, जो कि गलती से चित्त प्रसादन लिखा गया है। तो प्रश्नकर्ता की गलती है, सही ऑप्शन होने के कारण से कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है कि चित्त प्रसादन तो मैत्री करुणा मुदिता है, और यहाँ तो वो लिखा नहीं है, तो इस पर भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इस प्रश्न में भी गलती है। पहले तो प्रश्न में ही गलती है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार दुख संग का कारण है, और वहां पे दुख संग नहीं है, दुस्संग है। दोनों में अलग अंतर है, लिखने में थोड़ा अलग है। दुस, फिर आधा सा, फिर पूरा सा, दुस्संग। क्योंकि जो सूत्र है वहां पर आपका वो है, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। तीसरा अध्याय का 10वां सूत्र है कि हमें सर्वथा हर प्रकार से गलत व्यक्तियों का संग त्याग देना चाहिए। तो गलत व्यक्तियों की संग की बात है कि यदि नहीं त्यागते हैं, उससे क्या उत्पन्न होगा। फिर एक गलती यहाँ पे हुई। क्या गलती हुई कि काम क्रोध मोह ये सही है, उसके बाद के जो शब्द है वहां पे नहीं लिखे हैं। तो जो श्लोक जो सूत्र है वहां पर नारद का, वो क्या है, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश कारणत्वा। तो काम क्रोध मोह 3 हो गए, स्मृति भ्रंश आता, बुद्धिनाश आता। हाँ, तो बुद्धिनाश हो गया, यहाँ सॉरी, ये बुद्धिनाश भी है वहां पे। लेकिन इन्होंने जो स्वीकार किया ना, ए बी सी, बी भी स्वीकार किया है, तो बी वहां पे नहीं है बिल्कुल भी। जो है वहां बुद्धिनाश कारण तक खत्म किया है। तो हो सकता है कि प्रश्न बनाने वाले ने गीता का साम्य लिया हो यहाँ पे, क्योंकि गीता में बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश से वो प्रणश्य हो जाता है, तत् सर्वनाश हो जाता है। तो वो गीता के रेफरेंस से सही है। नारद भक्ति सूत्र के रेफरेंस के आधार पे सर्वनाश नहीं होना चाहिए। तो उस आधार पर ऑप्शन बनना चाहिए ए और सी, और यहाँ पे दिया नहीं है तो क्वेश्चन ड्रॉप किया जाना चाहिए। इसके प्रमाण बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको नारद भक्ति सूत्र में मिल जाएंगे। तो योग में इतने ही प्रश्न जो मुझे विचारणीय लगे, जिन पर आपत्ति रखी जा सकती है, आप लोग भी देख लीजिएगा। और योग का प्रश्न पत्र भी मेरे आधार पर इजी टू मॉडरेट था। ज्यादातर प्रश्न इजी थे, कुछ प्रश्न थोड़े कठिन थे, तो उनमें ऑप्शन इजी था। तो कुछ क्वेश्चन थे जो पढ़े हुए से बाहर थे, 3-4 क्वेश्चन, लेकिन अधिकांश जो प्रश्न थे उनको सोल्व किया जा सकता था, सही आंसर दिया जा सकता था। तो आप इन पे अच्छे से विचार करके जल्दी से जल्दी आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा। अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, तो हम जो आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं कई बार नहीं कर पाते हैं। तो आज ही आपत्ति इस पर दर्ज करा दीजिएगा, और यदि कोई कुछ पूछना हो तो फिर कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिए। ओ